प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 2024 दिसंबर की तैयारी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसका सब्जेक्ट एजुकेशन, सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इन सब में रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको टॉप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सेशन को एक दूसरे से साझा भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब एवं लाइक करेंगे, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब चले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है 1 में कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन है ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क आर। रीजन है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए सत्य नहीं है लेकिन आर सत्य है। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? यहाँ आपको असर्शन एंड रीजन के रूप में प्रश्न पूछे गए हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण एवं प्रभाव की जांच करता है एक्स पोस्ट फैक्टो। चूँकि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वह जो प्रैक्टिकल, जो हमारा प्रयोगात्मक कार्य किया गया वह बीत चुकी हुई है। बीती हुई घटना के अंतर्गत जो भी बातें होती है वह बाह्य हो या आंतरिक, उसका प्रभाव को जांचा जाता है, टेल में है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। चूँकि यह समर्थन किया जा चुका है तो इसलिए इसमें जो है यह प्रयोगात्मक की बात यहाँ नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो में पहले आश्रित चर को पहले मेजर किया जाता है, फिर अनुमानित परिकल्पना का समर्थन किया जाता है। हाइपोथेसिस जो है उसका समर्थन किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो यह हमारा अभिकथन, असर्शन जो है यह पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। रीजन कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। बिल्कुल, इसमें कहीं, चूँकि सबसे पहली बात है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है इसमें स्वतंत्र चर पर शोधकर्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही इसका नेतृत्व किया जा चुका होता है। इस प्रकार एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का हेरफेर यहाँ नहीं किया जा सकता है। हेरफेर आपको प्रयोगात्मक अनुसंधान में, प्रैक्टिकल में, लेकिन यह तो यहाँ हो चुका है तो हेरफेर कहाँ किया? तो स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। यह भी कथन पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। दोनों कथन, असर्शन एंड रीजन, दोनों हमारा सत्य है। अब यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जाए कि क्या यह रीजन है वह सत्य है या नहीं। इसको तो हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। यह सही है, क्योंकि
बिकॉज एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। यह कथन भी आपको कारण के साथ लग रहा है। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प ए की ओर है। सही विकल्प ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर का मैचिंग कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है? सवाल को भी ध्यान से देखना है कि पूछा जा रहा है नहीं आती है। आती है सो नहीं, नहीं आती है। ए अस्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक, बी उद्देश्यात्मक न्यायादर्श तकनीक, सी आकस्मिक न्यायाधीश तकनीक और डी कोटा न्यायादर्श तकनीक। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में ये आपका न्यायादर्श होगा। ABCD में पूछा जा रहा है कि कौन सी टेक्निक जो है वह संभाव्यता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले जाने कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन से हैं। पहले जान ले कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारा कौन कौन सा है, इसको देख लिया जाए। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मुख्यतः 4 है। मुख्यतः 4 है। एक है आपका सिंपल रैंडम, दूसरा में है आपका क्लस्टर और तीसरा है आपका सिस्टेमैटिक और चौथा है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम। तो इस प्रकार हमारे ये जो है आपको 4, यही हमारा मेन है। यही हमारा मेन है। यही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत में है। ये मुख्य रूप से यही 4 है। बाद बाकी जो भी है वो सब आपको नॉन प्रोबेबिलिटी, वो सब आपका नॉन प्रोबेबिलिटी यानी गैर संभाव्यता के अंतर्गत है। तो सवाल किया जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है, यानी संभाव्य। ध्यान से प्रश्न को देखा जाए कि कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं पूछा जा रहा है कौन, तो गैर संभाव्यता। तो गैर संभाव्यता में सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है क्या। तो सिंपल, क्लस्टर, सिस्टमेटिक और स्ट्रैटिफाइड, ये आपका 4 जो है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक है, SSC। एस है यहाँ सिंपल रैंडम और सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड और ये है आपका क्लस्टर। तो SSC, इसके बाद जो भी आपको बच रहे हैं, जो भी शेष हैं, वो सारे के सारे नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत में है। तो यहाँ आपको ए में दिया हुआ है अस्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक। अस्तरित, ये जो है अस्तरित न्यायादर्श, यही हमारा स्ट्रैटिफाइड है। यही हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम है। तो ये हमारा गैर संभाव्यता में नहीं है, ये हमारा संभाव्यता में है। तो ए इसमें सही हो जाएगा। बाद बाकी उद्देश्यात्मक, आकस्मिक एवं कोटा, ये तीनों जो है आपको नॉन प्रोबेबिलिटी है, असंभाव्य। नॉन प्रोबेबिलिटी असंभाव्य के अंतर्गत है, इसको
असंभाव्य या गैर न्यायाधर्ष, गैर संभाव्यता भी बोला जाता है। रिसर्च प्रायः इंग्लिश में ही उपयुक्त है, क्योंकि इसकी हिंदी जो है इतनी कठिन एनटीए द्वारा दिया जाता है कि समझ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी टेकअप करें तो इंग्लिश के रूप में ही इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प ए की ओर है। सही विकल्प ए, अस्तरित यादृच्छिक न्यायाधर्ष तकनीक। इसको याद रखेंगे, SSS, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर। आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर ए, अस्तरित यादृच्छिक न्यायाधर्ष तकनीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब चले 3 की ओर। मापन के निम्नलिखित स्केलों को उच्च स्केल से निम्न स्केल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए, क्रम संख्या वाचक, बी, अनुपात, सी, नामिक और डी, अंतः स्तर। यह है आपके 4 स्केल और इसमें आपको ABCD में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पर हमें चयन करना है। पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी हम सब रिसर्च की अथी करें तो इसके लिए इंग्लिश ही उपयुक्त होता है। यह है हमारा क्रम संख्या वाचक यानी ऑर्डिनल स्केल, अनुपात, रेशियो, नामिक, नॉमिनल और अंतः स्तर। यह है आपका इंटरवल। ये रहा आपका स्केल, ये इसका नाम है स्केल। तो ये आपको क्रमबद्ध जो दिया गया है वो लिखा गया है और इसको पूछा जा रहा है कि अवरोही क्रम में, किस क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है हायर स्केल टू लोअर स्केल, माने अवरोही ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ये है। तो इसको समझ लिया जाए कि हमारा स्केल जो है ये स्केल 4 प्रकार के हैं। स्केल हमारा 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले हमारा आता है नॉमिनल, सबसे पहले नॉमिनल। दूसरा आता है ऑर्डिनल और तीसरा आता है इंटरवल और चौथा है आपका रेशियो। तो ये 4 आपको स्केल है जो सीक्वेंस में है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल इसको कहते हैं नामित, या यहाँ दिया गया है आपको नामिक। तो जैसा कि बोलने से ही स्पष्ट होता है कि नामित, इसमें नाम से होगा। किसी भी नाम का स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, जिसका नाम दिया गया है वो हमारा नामित। और इसको इस स्केल का सबसे लो, सबसे निचला स्तर इसको माना जाता है लो स्केल के रूप में, और रेशियो को सबसे उच्च स्केल यानी हायर स्केल के रूप में रेशियो को माना जाता है। तो नॉमिनल मतलब नाम से, और उसके बाद आपका है ऑर्डिनल इसको कहते हैं क्रमिक, या यहाँ दिया गया है आपको क्रम संख्या वाचक। इसमें इसका जो स्थान है यह आपका दूसरे नंबर पर आता है। पहला पर नॉमिनल, दूसरा पर ऑर्डिनल। और यह जो है इसमें मापन का जो है वह क्रम से, ऑर्डिनल यानी क्रम से सीक्वेंस में लाना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार जो हमें कहीं स्केल को सहेजना होता है तो यहाँ ऑर्डिनल की बात होती है। तीसरे नंबर पर है, यह है आपका इंटरवल, यह है आपका तीसरे नंबर का स्केल। और इसमें आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल ये दोनों का गुण इसमें समाहित होता है, यानी 3 में
1 और 2 समाहित होते हैं। ये हमारा इंटरवल है। इंटरवल यानी अंत स्तर, उसका लेवल क्या है, उसका इंटरवल क्या है। जैसे 5, 10, 15, तो 5-5 का ये हमारा रेशियो चल रहा है। ये हमारा इंटरवल कितना का आ रहा है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5। तो ये 5-5 जो शेष बच रहा है, यही हमारा इंटरवल है। यही उसके बाद और चौथा पद है हमारा ये रेशियो, अनुपात। अनुपात जो है यह सबसे उच्च क्रम का है। अनुपात मापनी सबसे उच्च मापन के अंतर्गत में आता है। तो हम लोगों ने समझा कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो ये हमने जो लिखा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये आपको बढ़ते क्रम में, ये आपको बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपको अवरोही क्रम में। अवरोही यानी बढ़ते से घटते हुए के क्रम में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो। सबसे पहले रेशियो, उसके बाद इंटरवल, इंटरवल, उसके बाद ऑर्डिनल, उसके बाद नॉमिनल। तो ये हमारा हुआ अवरोही क्रम में। तो रेशियो जो है वह आपको बी में है। कहाँ है, बी में। तो हमारा हो गया पहले बी, उसके बाद रेशियो के बाद इंटरवल। इंटरवल आपका कहाँ है, डी में। तो बी के बाद डी, बी के बाद डी। इंटरवल के बाद ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल यानी क्रम यानी ए, तो हम आएंगे ए की ओर। उसके बाद नॉमिनल, नॉमिनल जो आपको सी की ओर है, तो ये रहा सी। बी डी ए सी, बी ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन सी। इस प्रकार हमारा सही विकल्प सी की ओर है। सही विकल्प हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर सी। सही आंसर का मैचिंग कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत ए हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु गौण स्रोत ही होगा। बी हमेशा अन्य समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत ही होगा। सी अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है। डी अन्य किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें ABCD में चयन करना है, क्या होगा। अनुसंधान का एक गौण स्रोत, अनुसंधान यानी कैसा अनुसंधान, ऐतिहासिक, ये हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च के एक गौण स्रोत यानी सेकेंडरी, गौण सेकेंडरी, प्राथमिक प्राइमरी, मुख्य प्राइमरी। यहाँ पूछा जा रहा है गौण स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स। हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु गौण स्रोत हमेशा, यह एक छोटा सा ट्रिक है, हर जगह नहीं लेकिन प्रायः हमेशा कहीं भी हो तो वह कथन हमारा गलत होता है। हमेशा अन्य समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत ही होगा, यह भी कथन हमारा गलत है। तीसरे नंबर सी पर है, अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है। यह कहा जा रहा है हो सकता है, तो ये हमारा कथन बहुत हद तक सही दिख रहा है कि ये हमारा सही हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जाने कि हमारा प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत वह स्रोत है जहाँ जो रिसर्चर है वह रिसर्च करता है उस जगह पर, उस स्थान पर, वहाँ उस क्षेत्र पर, उस स्थल पर, उस वहाँ पहुँचकर अपना जो डाटा एकत्र करता है, जो डाटा एकत्र करता है और वह जो साक्ष्य मिलता है वही हमारा
प्रथम साक्षी है, वही हमारा प्रथम साक्षी है, यानी प्राथमिक प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत है। तो यह जो है ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए यह प्राथमिक स्रोत हो सकता है वहाँ पहुँचकर, लेकिन गौण स्रोत जो है सेकेंडरी, यह जो सेकेंडरी सोर्स है यह उपस्थित वहाँ नहीं होना होता है। सिर्फ उन्होंने क्या कहा या वहाँ क्या लिखा गया है उसकी विवेचना की जाती है, तो वह हमारा गौण स्रोत के अंतर्गत है। गौण स्रोत अन्य किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोत के रूप में नहीं, ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक को जो किया गया है वही तो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च बनता है। तो प्रयोग तो किया जाता है, यहाँ कहा रहा है नहीं, तो यह कथन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है? ए, साहिल पारगमित विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है। बी, रेखा पारगमन के संबंध में माता पिता और उनके बच्चों का साक्षात्कार लेती है। सी, समीर जिले एवं कक्षा के ग्रेडों से सफल पारगमन वाले की प्रतिशतता को देखता है। डी, रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। इसमें आपको सही आंसर का चूज करना है ए बी सी डी के अंतर्गत। क्या हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न सीधा सा है और बहुत ही आनंददायी है कि मिश्रित पद्धति अनुसंधान, मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण एग्जाम्पल जो है वह कौन सा है जो इसमें दर्शा रहा है। यही छोटा सा आपका प्रश्न है जो बहुत ही मज़ेदार है और इसका चयन करना है कि हमारा कौन सा सही होगा। बस तो पूछा जा रहा है कि साहिल पारगमित विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है। सॉरी, चलिए ये रहा आपका सही आंसर है कि रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। रेशमा जो है वह अवलोकन के साथ कक्षा ग्रेडों के निष्कर्ष को भी वह संपूरक करती है। ऑप्शन हमारा डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 6 पर है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Assertion A, experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors. Reason R, in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible. हिंदी इसकी है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण आर, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। इसमें ABCD से सही ऑप्शन का चयन करना है। क्या होगा? सीधी सी बात है कि प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल किया जा रहा है, वहाँ प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो बाहरी प्रभाव को हम दूर करने का कोशिश कर सकते हैं। इसे खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। जैसे किसी रूम में तेज आवाज़ आ रही है या
तेज हवा आ रही है तो वहाँ खिड़की को बंद कर देंगे, दरवाजा को बंद किया जा सकता है, दरवाजे पर पर्दा, खिड़की पर पर्दा लगाकर उसको कम किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। यह भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान देने वाली हो। तो इस प्रकार हमारा कथन एसर्शन जो है नो डाउट पूर्णतः सत्य है। रीजन कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेर फेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित, बिल्कुल पूर्णतः सत्य है यह, नो डाउट। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही आप इसमें चर में हेर फेर कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो और वातावरण वही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं किया। इस प्रकार हमारा एसर्शन एंड रीजन दोनों सत्य है। अब क्योंकि बिकॉज लगाकर देखा जाए कि कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, बिकॉज क्योंकि कारण कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। ये बिकॉज भी आपका सही है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए की ओर है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। सही आंसर हमारा ए, सही आंसर हमारा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नई है तो चैनल को सपोर्ट करें, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा तो हौसला अफजाई होगी। अब सेशन को बाइंड अप किया जाता है अगले सेशन के लिए। जय हिंद।